મિત્રો, ભાષા એ હવા જેવી છે. જો એમાં જ્ઞાનની કે સંસ્કૃતિની સુગંધ પ્રસરે ને તો આપણી દરેક સવારને મધમત્તી બનાવે. નમસ્કાર, ગુડ મોર્નિંગ ગુજરાતમાં હું હિતાંશ આપ સૌનું હૃદયથી સ્વાગત કરું છું. સંસ્કૃત કોઈ પોલેન્ડના વ્યક્તિના મુખેથી અદ્ભુત બોલાતું હોય તો, કોઈ એવો વ્યક્તિ જે પોલેન્ડથી 15 વર્ષની આયુએ અહીં ગુજરાતમાં આવીને રહે વસે, સંસ્કૃતમાં MA કરે, સાથે સાથે PhD પણ કરે અને પોતાનું જીવન એ સંસ્કૃતના પ્રચાર પ્રસાર અને પોતાનો વ્યવસાય જીવન વ્યાપન કરે ને આગળ જતા યોગાનંદ શાસ્ત્રી તરીકે ઓળખાય એવા ગેસ્ટ આજે આપણી સાથે દૂરદર્શનના સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે. સ્વાગત છે સ્કાર્વિમીર રુચિન્સ્કી, જેઓ યોગાનંદ શાસ્ત્રી તરીકે ઓળખાય છે. તેમણે યોગ અને પુરાણની અંદર MA તો કર્યું જ, પરંતુ સાથે સાથે સંસ્કૃતની અંદર PhD પણ એમનું કરવાનું થયું છે. सबसे पहले योगानंद शास्त्री जी, आपका संस्कृत के प्रति इतना लगाव, इतना प्रेम, इतना स्नेह, वो कैसे मन में प्रस्फुटित हुआ? वैसे ही तो मेरे बचपन से मेरे परिवार में संस्कृत का माहौल था. मेरी माताजी एवं मेरे पिताजी दोनों संस्कृत के विद्वान हैं. और जब जितना मुझे याद है, मैं 3 साल का था, 4 साल का था, जितना मेरा याद पहुंच रहा है वहाँ उस समय संस्कृत हमको सिखाते थे, श्लोक रटाते थे और स्टूडेंट लोग आते थे और घर में सीखते थे. हमारे हमेशा बचपन में ये था कि संस्कृत अद्भुत है. ये भावना हमेशा हमारे घर में हुआ करती थी. जी. तो आपकी माताजी और पिताजी का भी संस्कृत के साथ सानिध्य किस तरह आया, कैसे आया? वो तो मेरे जन्म से पहले सिर्फ माताजी कहानी बता रही थी कि एक किताब उनके हाथ में आया, भारतीय कोई कहानी थी, किसी राजा की कहानी थी. उस कहानी ने एक प्रभाव डाला है कि भारतीय जैसा कोई संस्कृति है और जिज्ञासा हो गई. फिर जिस समय अपने विषय को चुनना था पढ़ाई के लिए, उस समय माताजी ने इंडोलॉजी विषय को चुना. पिताजी के हाथ में योग का किताब आ गया जब 16 साल के थे, तो उनको इच्छा जागृत हो गई है भारत को जानने की. तो आपने फर्स्ट संस्कृत के अंदर कौन सा श्लोक सीखा? शायद धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतयुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय. शायद यही श्लोक था, गीता जी का श्लोक था. क्या बात है. तो ये गीता जी का जो ज्ञान है वो संस्कृत यानी संस्कृत सीखते सीखते आपको क्या अनुभूति हुई? अब संस्कृत सीखते सीखते एक तो अनुभूति, एक शांति की जो अंदर की अनुभूति होती है, कभी कदा एकदम क्या कह सकते हैं दिव्य अनुभूति होती है. और साथ साथ में ये भी महसूस होता है कि अनंत ज्ञान का सागर है और हम सिर्फ एक ही बूंद तक सीख पाते हैं. तो दो भाव होती है. एक तो अंदर का एक आनंद होता है, खासकर जब कोई टेंशन हो तो संस्कृत को पाठ करेंगे, किसी स्तोत्र को पाठ करेंगे तो तुरंत मन शांत हो जाता है. तो आप मूलतः वैसे आप पोलैंड यानी पोलिश, तो वहाँ पर आपका जाना, वहाँ की लाइफस्टाइल क्या थी और यहाँ पर आपकी जीवन शैली किस प्रकार की? देखिए, हम लोग वहाँ के लाइफस्टाइल को कभी जीते नहीं थे. हम वहाँ स्कूलिंग किए ही नहीं है. पिताजी ने फैसला किया कि बच्चों को होम स्कूलिंग करनी है, घर में ही सीखना है ताकि गलत संस्कार ना हो जाएं बच्चों के. तो हमारी दिनचर्या तो सुबह उठ के सबसे पहले ध्यान होता था, फिर स्तोत्र पाठ होता था, गुरु गीता का पाठ होता था, फिर इसके बाद फिर ध्यान होता था, फिर नाश्ता इत्यादि अन्य विषयों की पढ़ाई, फिर दोपहर जो मध्य संध्या होती है उसी में गुरुपादों का पंचक का पाठ, फिर पढ़ाई, फिर भोजन के बाद छुट्टी और शाम को संध्या के समय फिर से ध्यान 15 मिनट का. वाह. और भज गोविंदम का काफ़ी पाठ वो समय भी करते थे. तो भज गोविंदम का थोड़ा रसास्वाद हमें कराएंगे? भज गोविंद का जो भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ति सन्निहित काले नहीं नहीं रक्षति डुकरिन कारण, ये तो बीच में आता. और फिर बहुत ज्ञान की, जैसे योगी का दृश्य है, रथ्य चरपट विरचित कंथा पुण्य अपुण्य विवर्जित पंथा योगी योग नियोजित चित्तो रमते बालोन्मत्तव देव. ये योगी का एक परिभाषा. फिर जीवन की चीज़ों को बता रहे हैं, जैसे
यावत् पवनो निवसति देहे तवत् पृच्छति कुशलं गेहे गतवति वायो देहापाये भार्य बिभ्यति तस्मिन् काये। एक जीवन के सत्य को उसमें बताते हैं। तो आपने संस्कृत में या फिर योग तंत्र के अंदर एमए पीएचडी करने का डिसीजन ऐसा क्यों लिया आपने? देखिए, वो भारत आने के बाद हम लोग, मेरा उम्र 15 साल था तब भारत आ गए। मेरी माताजी एवं सबसे बड़े भैया, इस तत्पश्चात पिताजी आ गए और बाकी परिवार आया, यहाँ तक कि नानी जी भी आ गई यहाँ, उनको बहुत पसंद है यहाँ। तो एक स्वाभाविक सा क्रम था कि जब बैचलर डिग्री मतलब शास्त्री डिग्री करूँगा तो आचार्य करना ही करना है। एक प्रकार से हमारे परिवार में सब पढ़े लिखे, पिताजी भी पीएचडी किए हैं, तो मतलब स्वाभाविक सी बात था कि सीखना है। और हमेशा अनुभव होता है कि ये कम जानते हैं, कुछ और जानने की इच्छा होती है कि और जाने। तो परिवार के सभी लोग यहाँ पर आए, भारत में रहे, तो उनको कौन कौन सी बातें ऐसी थी जो उनको आकर्षित हुई कि जिसकी वजह से उन्होंने अपना देश पोलैंड छोड़कर यहाँ पर आना निर्धारित किया? ऐसा है कि भारत के बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको शायद नहीं पता चलती। जैसे मछली को पानी का एहसास नहीं होता है, अनुभव नहीं होता है, वो पता चलता है जब आप एनआरआई होके कनाडा में रहेंगे 5-10 साल, तो महसूस होगा पानी का अभाव। तो भारत में ऐसी चीज़ें होती हैं, एक इंसान का जो कांटेक्ट होता है वो अलग लेवल का होता है। यहाँ आध्यात्म के बारे में, यहाँ जीवन का लक्ष्य के बारे में लोग बोलना डरते नहीं हैं। भले कुछ बात भी ना करें ज़्यादा, लेकिन डर नहीं होता है। जिज्ञासा का समाधान करना कोई डरता नहीं। अब जैसे यूरोप में पूछना मना होता है, वैसे क्रिश्चियनिटी में देखेंगे तो पूछा नहीं जाता है, कारण कि विश्वास करना पड़ता है। और भारत में हमेशा ज्ञान की परंपरा होती थी, मतलब हमेशा छात्र पूछता था गुरु से। आप आगमों को देखेंगे, तंत्र को, हमेशा प्रश्न होता है। देवी शंकर जी शिव जी से पूछती हैं, उसी प्रकार से या तो शिव देवी जी से पूछता है निगमों में, तो वो प्रश्न और उत्तर। तो यहाँ जिज्ञासा का समाधान हो सकता है भारत में। और मेरे ख्याल से यहाँ भी लोग आपस में बात करते होंगे कुछ त्यौहार को लेके, कोई चीज़ों को लेके, तो वो चीज़। दूसरा, जानवरों के प्रति जो भावनाएं होती, नॉर्मल होती, सामान्य होती हैं। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ चिड़िया लोगों से डरते नहीं हैं। यूरोप 15 मीटर दूर तो सब भाग जाते हैं। हिंसा यहाँ कम है, वहाँ ज़्यादा है। भले अभी किन्हीं कारणों से उसको रोका गया है कानूनी तरीके से, लेकिन ये चीज़ स्वाभाविक नहीं है। और ये सब लोगों को, मेरी नानी जी पहली बार विदेश गई है और इंडिया सीधे, शायद 70 साल की उम्र में पहली बार कोई भी विदेशी यात्रा, पहली यात्रा हुई है इंडिया में। उनको इंग्लिश का ABCD कुछ भी नहीं पता है, हिंदी का कुछ भी नहीं पता है, कोई भी विदेशी भाषा नहीं जानती थी, फिर भी यहाँ रहना पसंद करती थी। आधा साल रह जाती थी यहाँ, कि बोलने की यहाँ कितना अच्छा है, कितने खुश लोग होते हैं, कि लोग मुस्कुराते हैं, कोई हेल्प करेगा, कोई मुस्कुराएगा, हालचाल पूछेगा, बहुत अच्छा महसूस करती थी। तो शुरुआत में जब आपकी आयु 15 साल, तब आप कौन सी भाषा जानते थे? मैं पोलिश भाषा जानता था। मेरी दादी जी हम लोगों को फ्रेंच भाषा सिखाने का प्रयास करती थी, तो थोड़ा बहुत फ्रेंच आती थी, इंग्लिश नहीं आती थी। इंग्लिश मैंने सिखाने, उस समय पोलैंड में भी इंग्लिश सिखाई नहीं जाती थी। वैसे पिताजी जानते थे, लेकिन सिखाते नहीं थे, हमको संस्कृत सिखाते थे, ना कि इंग्लिश। तो यहाँ मैं हिंदी थोड़ा सा मैं जानता था, जैसा मैं पूछ सकता था, आपका नाम क्या है, ऐसे पूछ सकता था। लेकिन तो मैंने सबसे पहले हिंदी सीखी थोड़ी, फिर संस्कृत सीखा, फिर पूरी हिंदी। तो वैसे आपका व्यवसाय भी देखे तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट रहा, और जो आपका पढ़ाई है यानी वो संस्कृत में हुई, तो इन दोनों के बीच में बैलेंस वो कैसे रहा? अब देखिए, चलने के लिए 2 पाँव चाहिए ना, एक अध्यात्म, एक भौतिकता, दोनों चाहिए, नहीं तो फिर गिर जाएंगे। मेरे पिताजी ने इंजीनियरिंग की है और बाद में इंडियन फिलोसफी से PhD की है।
और मैंने भारतीय दर्शन वास्तव में पीएचडी की है और काम कर रहा हूँ इंजीनियरिंग में। पिताजी ने कभी इंजीनियर का काम नहीं किए हैं, वो संस्कृत का काम किए हैं और मेरा इंजीनियरिंग में बचपन से रुचि थी। अलग अलग टेक्नोलॉजी में, केमिस्ट्री में भी था, फिज़िक्स में था, लेकिन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स में रुचि हुई है। तो प्रोडक्ट डिज़ाइन करना, सर्किट डिज़ाइन करना, ये मेरा शौक़ होता है, मुझे उसमें भी आनंद आता है। और हम यही काम मैंने सोचा है कि कमाने के लिए संस्कृत को कमाई का स्रोत नहीं बनाना चाहिए। संस्कृत प्रचार का स्रोत हो, संस्कृति का स्रोत है, क्योंकि वो फिर थोड़ा प्रदूषित होता है। वो ऐसा विषय नहीं जिस पर कमाई करना चाहिए मेरी दृष्टि में। रिसेंटली आपने भारत की नागरिकता वो भी आपको मिली है, यानी वो जब आपके हाथ में आई तब आपको क्या अनुभूति हुई? आनंद की अनुभूति और एक सुकून की अनुभूति। हाँ। कि आप तो रह सकते हैं। एक बार मेरे गुरुदेव जी से मैंने पूछा, क्योंकि जिस समय स्टूडेंट थे तो उस समय वीज़ा का थोड़ा दिक्कत हुआ करता था, एक्सटेंशन करना पड़ता था, थोड़ा हमेशा टेंशन होता है। तो मैंने पूछा था गुरुजी से कि मैं क्या भारत में रह पाऊँगा आगे पढ़ाई के बाद या नहीं? तो उन्होंने बोला, तुम रहोगे। उन्होंने बोला, तुम तो रहोगे ही। अच्छा। लेकिन समय लगा तब नागरिकता मिली। तो वैसे देखें तो स्कार्विमिर रुचिंस्की से लेकर योगानंद शास्त्री, ये की जो सफ़र है उस सफ़र का क्या रहा, विस्तार से बताइए। लेकिन किस दृष्टि में? मतलब योगानंद शास्त्री गुरुजी ने नाम रखा है शुरू में ही, जैसे वाराणसी, मतलब 1-2 साल रहने के बाद काशी में, तो उस समय गुरुजी ने रखा है। और स्कार्विमिर के नाम से कभी कोई बोलता नहीं था, वास्तव में घर में भी कोई नहीं बोलता था, उसका शॉर्ट फॉर्म बना के बोलते थे और भी नाम से बोलते थे। तो इसका इतना मतलब मुझे कभी इतना ज़्यादा नज़दीक फील नहीं होता था। और यूरोप और भारत में जो लैंग्वेज सीखने के दृष्टिकोण से देखें तो उसके अंदर आपको क्या डिफरेंस दिखाई देता है? अब ऐसा है कि जो मेरी मातृभाषा है वो संस्कृत से बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक है। जो व्याकरण है बहुत हमारी भाषा में भी विभक्तियाँ होती हैं, विभक्तियों का प्रयोग भी उसी तरीके से जैसा सहयोगी तृतीय विभक्ति इस्तेमाल होती है। तो वो चीज़ मतलब मेरे लिए संस्कृत का जो स्ट्रक्चर है वो कठिन नहीं लगा है। हाँ, शब्दों को सीखना पड़ा, कुछ चीज़ों को रटना पड़ा, पर कठिन इतना नहीं होता था और बहुत आसान है हमारी भाषा में इसको रूबरू अनुवाद करना। जैसा संस्कृत में लंबाई भी उतना ही है, शब्दों मतलब वाक्यों की लंबाई लगभग भी उतना ही है। कोई किताब लिखनी हुई हो संस्कृत के अंदर या फिर यहाँ की हिंदी में, या फिर ऐसा कुछ लिखना हुआ हो आपके द्वारा? देखिए, मैंने कभी लिखा नहीं है, पीएचडी के अलावा तो मैंने कोई चीज़ लिखी नहीं। पोलिश भाषा में कुछ अनुवाद कर रहा था। लिखने का काम इतना नहीं, बोलने का ये ज़्यादा, मुझे प्रयोग में ज़्यादा, लिखने में इतनी कभी रुचि मेरी नहीं थी। यद्यपि लोग बोलते हैं कि मुझे लिखना चाहिए, तब भी कभी थोड़ा ज़्यादा उसमें समय लगता है, आता है। गुजराती लैंग्वेज के लिए आपका कितना सीखना हुआ, या फिर आपका क्या ओपिनियन? अब बहुत सुंदर भाषा है। मेरी सबसे पहले गुजराती भाषा से मुलाकात हुई है वाराणसी में। मेरे काफ़ी दोस्त थे जो गुजरात से पढ़ाई करने के लिए, संस्कृत की पढ़ाई करने के लिए आते थे। तो उस समय गुजराती केम छो, शू करो छो, तो ये सब चीज़ें सुनने को मिली हैं काशी में। पर थोड़ा क्या कर सकते हैं, आलस्य के कारण और इस कारण कि सभी गुजराती लोग हिंदी बोल पाते हैं, उस कारण से मेरी पकड़ नहीं बन पाई। मैं समझ सकता हूँ, 80% लगभग समझ सकता हूँ गुजराती भाषा, और कभी कोई कथा जैसा करते हैं तो लगभग 95% हो ही जाता है। तो थोड़ी, लेकिन बोलने का कभी अभ्यास नहीं किया है। इसे करना तो पड़ेगा। तो आपका कई जगह पर, यानी जो यज्ञ होता है वहाँ पर भी आपका पार्टिसिपेट करना हुआ है, तो उसका अनुभव कैसा रहा? कितने यज्ञों में आपने पार्टिसिपेट किया है और साथ में क्या अनुभव रहा है? यज्ञ तो 5-10 रहे होंगे। कुंभ मेले में भी हुआ है, हरिद्वार में भी हुआ है, गांधीनगर में भी हुआ है,
अब देखिए, जो भी कर्मकांड की विधि होती हैं, यदि आप इसको सही से करते हैं तो सफल होते हैं, पर नहीं भी सही से करते हैं तो एक शांति मिलती है। तब भी वहाँ बैठने में एक, हम बोल सकते हैं कि अलग शक्ति है, एनर्जी अलग है वहाँ उस स्थल पर। तो अब दूसरा, मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूँ, तो मैंने काशी में ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से डिप्लोमा भी किया है कर्मकांड में। मुझे हमेशा कर्मकांड में रुचि थी, कैसे विधि करते हैं। यहाँ तक कि जब मैं लगभग 5-6 साल का था तो मैंने छोटा मंदिर बना दिया पोलैंड में, और वहाँ अगरबत्ती जलाता था ऐसे अलग से अपने लिए। अच्छा, ऐसे ही मेरी इच्छा थी, तो कर्मकांड में हमेशा रुचि थी, और वेद पाठ में सब में रुचि हमेशा हुआ करती। तो ये इतना अभ्यास करने के बाद आपने कई सारे अलग अलग विविध दर्शनों का भी आपने अभ्यास किया होगा, तो उसमें से आपका क्या कंक्लूजन आ रहा है वेद के अभ्यास के बाद? अब देखिए, ये तो जैसा मैंने बताया कि अनंत समुद्र है। ये भारत का शास्त्रों का जो ऋषियों ने, मुनियों ने और संतों ने जो विचार किया है, कैसे जीना चाहिए, क्या रास्ता है, क्या लक्ष्य है, इतना किया है कि जैसे रुचिनम वैचित्र्यत ऋजकुटिला नाना पथजुषम नृणम एको गम्यस्त्वमसि पयसम आरणव इवा। ऐसा है कि यहाँ हर इंसान की अपनी रुचि के हिसाब से, रुचि की विचित्रता के हिसाब से अपने भक्ति मार्ग में जाना है या तपस्या मार्ग में जाना, ध्यान मार्ग में जाना, सबका अपना अपना क्या कह सकते हैं चयन करने का यहाँ चांस होता है। इसलिए मैंने सभी को तो पढ़ नहीं सका, क्योंकि इतने हैं, इतने मार्ग बताए गए हैं लक्ष्य का प्राप्त करने के लिए, इतने मार्ग बताए गए हैं कि सभी से तो जा नहीं सकते हैं। तो मैंने मुख्य रूप से आगमों का अध्ययन, मतलब योग, तंत्र, आगम, थोड़ा वेदांत, थोड़ा न्याय पढ़ा, मीमांस का तो बहुत थोड़ा सा पढ़ा है, जितना पाठ्यक्रम में ज़रूरी था उतना पढ़ा है। तो अब बहुत गहन चिंतन हुआ है सही में। बहुत सुंदर, आपने अद्भुत और अनोखी बातें बताई है। तो योगानंद शास्त्री जी के साथ हमारे ये संवाद जारी रहेगा। यहाँ पर लेते हैं हम एक छोटा सा विराम, फिर से मिलते हैं गुड मॉर्निंग गुजरात में। મિત્રો, વિરામ બાદ ફરી એકવાર ગુડ મોર્નિંગ ગુજરાતના આ શોની અંદર હું હિતાંશ આપનું હૃદયથી સ્વાગત કરું છું। મિત્રો, એવું કહેવાય કે કુછ કર ગુઝરને કે લીએ મૌસમ નહીં મન चाहिए। તમારા મનની અંદર કંઈક કરવાનો સંકલ્પ હોય ને તો ઋતુ કોઈ પણ હોય, તમે લક્ષ્ય જે નિર્ધારિત કર્યું છે તમે પાર પાડીને જ રહેશો। આવી જ વાત છે તાપી જિલ્લાના સોનગઢની, જ્યાંના એક યુવાને નક્કી કર્યું કે જે આર્થિક રીતના સક્ષમ ન હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓ ભણવાથી દૂર રહેતા હતા, તેમના માટે શું કરી શકાય? તો ભાઈએ એક નવી પહેલ શરૂ કરી અને પ્રારંભ કર્યો એક નાઇટ લાઇબ્રેરીનો। તો આવો તેમના જીવનની પ્રેરણાદાયી ગાથા જોઈએ। लिखना है, पढ़ना है, आगे ही बढ़ना है, खाते हैं हम ये कसम। जो ज्ञान का रास्ता है, शिक्षा का रास्ता है, उसी पे चलेंगे हम। पाओ शिक्षा, पाओ भोजन, स्वस्थ मन हो, स्वस्थ जीवन। તાપી જિલ્લાના સોનગઢ તાલુકાના દક્ષિણ વિસ્તારમાં આવેલ ગાળકુવા ગામ, જ્યાં ચાલે છે રાત્રિ લાઇબ્રેરી, અને જેને ચલાવી રહ્યા છે ત્યાંના જ શિક્ષિત યુવાન હાર્દિક ગામિત। આર્થિક રીતે ગરીબ ગામના બાળકોને સારું શિક્ષણ મળી રહે તે હેતુથી આ યુવાનો આ રાત્રિ લાઇબ્રેરી ચલાવી રહ્યા છે। લાઇબ્રેરીનો ખાસ મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય એ છે કે સામાન્ય રીતે આપણે ગામડામાં જોઈએ છે તો ઘણા વાલીઓ અને કુટુંબો એવા હોય છે જે આર્થિક રીતે સક્ષમ હોતા નથી કે જેઓ ખાનગી ટ્યુશન અફોર્ડ કરી શકે। તો અમારો ઉદ્દેશ્ય એ જ છે કે એવા જે ફેમિલી છે, જે વાલીઓ છે, જે બાળકો છે, એમને સારામાં સારી ગુણવત્તાવાળું શિક્ષણ મળે અને તેઓએ શહેર સુધી જવું ના પડે અને અહીં ગામમાં જ એમને એ સારી ગુણવત્તાવાળું શિક્ષણ મળી રહે। 100% આદિવાસી વસ્તી ધરાવતા ગાળકુવા અને તેની આસપાસના 3 થી 4 ગામોના 100 થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ અહીં શિક્ષણની ભૂખને સંતોષવા માટે આવે છે। મોંઘાદાર ટ્યુશન ક્લાસીસ આર્થિક રીતે આ બાળકોને પરવડી શકે એમ નથી, ત્યારે અહીં મફત અને શહેરોના ટ્યુશન ક્લાસીસને સમકક્ષ ટ્યુશન અહીં ગામના બાળકોને આપવામાં આવે છે।
આજે લાઇબ્રેરીની વાત કરું તો આ લાઇબ્રેરીમાં 1થી લઈને 12મા ધોરણ સુધીના બાળકો આવે છે. તો અમે એમને જે ભણાવવા માટેની જે અરેન્જમેન્ટ કરી છે એમાં એવું છે કે બે પ્રોજેક્ટર છે, એક પ્રાઇમરી સેક્શન માટે અને એક સેકન્ડરી સેક્શન માટે. તો એ રીતે અમે અમારું ટાઈમ ટેબલ સેટ કર્યું છે. જ્યારે લાઇબ્રેરી પરથી બાળકો છૂટે છે પછી ઘરે ઘરે એમને ડ્રોપ કરવામાં આવે છે અને સાથે અમારી લાઇબ્રેરી ટીમના 2-3 વ્યક્તિઓ એમને ઘરે ઘરે ડ્રોપ કરે છે, જેથી વાલીઓ નિશ્ચિંત રહે અને સંપૂર્ણપણે સલામત રીતે તેઓ ઘરે પહોંચી જાય. ધોરણ 10ની જાહેર પરીક્ષા આપવા જવાના છે, જેથી કે અમને ખૂબ ટેન્શન હોય છે, જેથી અહીંયા અમારા ડાઉટ ક્લિયર કરવામાં આવે છે. તો પણ અમને સમજ ન પડતા અમને પ્રોજેક્ટરની રીતે પણ સમજાવવામાં આવે છે, જેથી અમારા અભ્યાસમાં કોઈ પણ ડાઉટ હોય તે ક્લિયર થાય છે. અહીં અમારી પરિસ્થિતિ સારી ન હોતા અમારા માતા પિતા અમને શહેરના ટ્યુશન ન કરાવી શકે તેમ છે, જેથી અમને અહીંયા ઘર આંગણે લાઇબ્રેરી મળતા અમને અભ્યાસ પર ખૂબ લાભ થયો છે. મોટા પ્રોજેક્ટરોની સાથે અહીં બાળકોને ભણાવવામાં આવે છે. અહીં આવતા બાળકો અને તેમના માતા પિતા શું કહી રહ્યા છે, આવો આપને બતાવીએ. અમને એવું જાણવા મળ્યું ખરેખર આ છોકરા લાભદાયક થાય એટલા માટે અમે પણ અહીંથી 5-6 કિલોમીટર દૂર છે છતાંય આટલા આવીએ છીએ કે અમે સિટીમાં અફોર્ડ નથી કરી શકતા એટલા માટે કે દૂર પડે છે, પ્લસ ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો ખર્ચો વધે આપણો. પણ આ ગામડા લેવલે ને અમારે મિડલ ક્લાસ ફેમિલી માટે આ સારામાં સારું આયોજન જે ગાળકુવા ગામના મિત્રોએ અને યુવક મંડળોએ કર્યું છે એ આવકારદાયક છે. આ ક્લાસમાંથી આ લાઇબ્રેરીમાંથી આવીને હું કોન્સ્ટેબલની પરીક્ષામાં પાસ થયો છું અને મોંઘા એવા કોચિંગ ક્લાસમાં જઈ શકાય એવી મારી ઘરની પરિસ્થિતિ ન હોવાથી આ લાઇબ્રેરી મારા માટે ખૂબ જ આશીર્વાદરૂપ બની છે. તાપી જિલ્લાના કેટલાક શિક્ષિત આદિવાસી યુવાનો દ્વારા તેમના સમાજના ગરીબ આદિવાસી વિદ્યાર્થીઓ માટે કંઈક કરવાની નેમ સાથે શરૂ કરાયેલ આ રાત્રિ લાઇબ્રેરી ખરેખર ઊંડાણના ગામોમાં કે જ્યાં શિક્ષણની ભૂખ વિદ્યાર્થીઓમાં છે તેઓ માટે આશીર્વાદરૂપ પુરવાર થઈ રહ્યા છે. આ શિક્ષિત યુવાનોનો પ્રયાસ ખરેખર વખાણવાની લાયક છે કે જેમણે ઊંડાણના ગામોમાં શિક્ષણની જ્યોતને પ્રજ્વલિત રાખવા માટે તન, મન અને ધન એમ સંપૂર્ણ ન્યોછાવર કર્યું છે. તો જોયું ને, કંઈક કરવું હોય ને તો પોતાની જાતને ખપાવી દેવી પડે. આ મિજાજ જોઈએ. આવી જ રીતના યોગાનંદ શાસ્ત્રીજીએ પણ પોતાનું જીવન ખપાવી દીધું છે સંસ્કૃતના પ્રચાર પ્રસાર અર્થે, અને પોતાને એવું ઘેલું લાગ્યું કે પોલેન્ડ છોડીને અહીં ગુજરાતમાં આવીને રહ્યા અને વસ્યા અને સંस्कृत ने सीखा. मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है भारत की जो यूनिवर्सिटीज़ और यहाँ की जो कॉलेजेस है उसके अंदर संस्कृत का एक्सेप्टेंस कितना है और कैसे वो बढ़ सकता है, क्या लग रहा है? सबसे ज़्यादा जब एक्सेप्टेंस होगा माता पिता के पास तो वो चाहेंगे कि मेरा बेटा संस्कृत पढ़े. तो भी अब देखिए, विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी बात है. मैं मुख्य समाज में तो क्या पढ़ाई होनी चाहिए स्कूलों में. अभी थोड़ा परिवर्तन हो रहा है और जागरूकता बढ़ रही है. मैं जितना देख रहा हूँ तो कई नवयुवक सीखना चाहते हैं. ऐसा भी हुआ है कि मैं अपनी कंपनी में लगभग शायद कोविड से पहले ऐसा फैसला किया है कि हर शनिवार को मैं संस्कृत सिखाऊंगा. मतलब सब लोग चाहते थे, जितने इंजीनियर थे वो बोलते थे हमको संस्कृत सिखाओ, हमको संस्कृत सीखना है, आप जानते हो और हमको नहीं सिखा रहे. तो क्योंकि शनिवार को ऐसे थोड़ा हाफ डे जैसा रखे थे तो 1 घंटा 1.5 घंटा मैं संस्कृत सिखाता था सभी को. सबको आनंद आता था. तो ऐसा है कि ये जागरूकता बढ़ रही है समाज में. साथ साथ में स्कूलों में जितने प्राइमरी और जितना भी 12th तक जितने भी स्कूल्स हैं उसमें सुविधा होनी चाहिए संस्कृत सीखने की. लेकिन क्या है, ऐसा संस्कृत नहीं सिखाना चाहिए जैसे पहले सिखाया जाता था कि कैसे रुचि को ख़त्म करें संस्कृत के प्रति. ऐसा नहीं सिखाना चाहिए. उसको सामान्य तरीके से संस्कृत जैसी है वैसे सिखाना चाहिए. थोड़ा सिखाइए हमारे दर्शकों को. अब जैसा सबसे पहले तो बोलने आना चाहिए. तो सबसे पहले पूछते हैं, बोलते हैं, व्यवहार करते हैं. भवतः नाम किम, भवन किम कार्यम करोति, भवतः नाम किम. मम नाम हितांशः. हाँ, भवतः नाम हितांशः. मम नाम योगानन्दः अस्ति. भवतः पितुः नाम किम् अस्ति. मम पितुः नाम मुकेश भाई अस्ति. हाँ, तर्हि एतस्य पितुः नाम मुकेश भाई अस्ति. अनेन प्रकारेण अभ्यासं वयं कुर्मः. मातुः नाम किम् अस्ति, भवान् कुत्र निवसति, अहम क्या रहो छो. अहम विराटनगर मध्ये निवास अस्ति.
हम आम। तो वैसे ही अभ्यास होने से हम लोगों ने फिर पोलैंड में भी सिखाया, 3 बार ऐसे शिविर किया और पोलैंड के लोगों को सिखाया। फिर भी भारतीय लोगों को सिखाना बहुत आसान है, क्योंकि भारतीय लोगों के अंदर तो है, सिर्फ इसको निकलना पड़ता है, निचोड़ कर निकलना पड़ता है तो मुंह में आएगा। वहाँ के लोगों को तो कभी उच्चारण में भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं, स्ट्रक्चर समझने में दिक्कतें नहीं होती है, बोलने में दिक्कतें हो जाती हैं। और यहाँ बहुत आसान तरीके से बच्चों को रुचि वाले तरीके से सिखा सकते हैं कि बच्चे आपका बोल वैसे तो सकें। सरनेम है रुचिंस्की, रुचि का मीनिंग भी हाँ, रुचि ये मम रुचिरस्ति, संस्कृत में मम रुचिरस्ति अतः हम रुचिंस्की। स्की पोलिश भाषा में विशेषण बनता है, अच्छा। तो मतलब जैसा रुचि वाला हिंदी में बोलेंगे ना, बिल्कुल। तो उसी प्रकार से। आपके जीवन का ध्येय वाक्य कि संस्कृत इज नॉट डेड, एक्सप्लेन इट योर इन ओन वे। अरे संस्कृत तो अमर भाषा है। जब अमरों की भाषा, देवताओं की भाषा, कहाँ उसमें कोई भी आरोप लगा सकते हैं कि मृत है। मेरे काफ़ी दोस्त हैं, इटली के दोस्त हैं, उनके साथ संस्कृत में बात होती है। बाकी भारतीय के काफ़ी दोस्त हैं जिनके साथ मैं संस्कृत में ही बात करता हूँ, आनंद आता है। संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकता आपको क्या अनुभूत हुई है अब तक? अब वैज्ञानिकता क्या चीज़ होती है? आप संस्कृत भाषा बहुत क्या कह सकते हैं, प्रेसिजन भी भाषा है, इसमें फैसिलिटी वाला भाषा है। इसमें बहुत तरीके से आप एक वाक्य को बोल सकते हैं। यदि आप स्पष्ट बोलना चाहते हैं स्पष्ट बोलेंगे, यदि उसी वाक्य का ऐसा थोड़ा अर्थ प्लवित हो जाए, मतलब एकदम क्लियर ना, तो वो भी बोल सकते हैं। मतलब आपके पास फैसिलिटी पूरी है। ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके या 2 तरीके से बोलना है। हर तरीके में कुछ अलग भाव है, अलग मतलब शब्दों के अर्थ के अलावा आप कुछ और अलग दिखा रहे हैं। तो वो मतलब आप क्या कर सकते हैं, आपके पास एक स्मार्टफोन है, उससे बहुत चीज़ कर सकते हैं, और सिंपल फ़ोन में बहुत कम कर सकते हैं। बोल तो सकते हैं दोनों से, लेकिन एक से आप बहुत और चीज़ों को कर सकते हैं। कोई सुभाषित, क्या कोई श्लोक या फिर शिव तांडव स्तोत्रम जो आपने कंठस्थ किया, वो हमारे शिव दर्शकों के तांडव लिए? जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकं डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चाण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। बहुत सुंदर है। रावण कृत भगवान शिव जी की स्तुति। આપણને બધાને પણ દર્શકો ગર્વ થાય કે એક મૂળ જે પોલેન્ડના રહ્યા, પરંતુ અહીં આવીને ભાષા શીખ્યા, જાણ્યા અને આ પ્રકારનું સંસ્કૃત બોલી રહ્યા છે। અંતિમ हमारे जो भी दर्शक है, यानी संस्कृत सीखना कितना महत्वपूर्ण है और सीखने के लिए क्या करना चाहिए? सीखने के लिए अभी यदि संभव है तो किसी संस्कृत बोलने वाले के पास जाएं। यहाँ भी कई एकेडमियाँ हैं, यहाँ मैंने देखे एकलव्य जैसे संस्कृत एकेडमी है, कई लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा है। नहीं हो सकते तो ऑनलाइन कोर्सेज भी होते हैं। यदि वो भी नहीं हो सकता है तो ऑनलाइन यूट्यूब में अवेलेबल जो भी मिल रहे हैं कुछ वीडियोस, वो देखें। पर सबसे अच्छा है कि शुरुआत के लिए मैं बोलूँगा कि आप स्तोत्र पाठ करो थोड़ा सा, क्योंकि उससे क्या होता है, एक अभ्यास हो जाता है बोलने का। एकदम शुरुआत की बात कर रहा हूँ, 2-3 महीना वो ज़रूरी है कि एक बोलने का अभ्यास हो जाए, पाठ करने का, पढ़ने का अभ्यास हो जाए, तो आगे आसानी हो जाता है और शब्द जो हैं वो कान में आ जाते हैं। भले हम इसका अर्थ नहीं समझ रहे हैं तो वो हो जाता है। इसलिए शुरू करना चाहिए स्तोत्र पाठ। यदि वैसे गुरु के पास जा सके तो सबसे अच्छा है। ऐसे माहौल में जा सके जहाँ कुछ शिविर चलते हैं, जहाँ संस्कृत को साक्षात आपसे बुलवाएंगे, भवतः नाम किम, ऐसे बुलवाएंगे और आपको जब तक जवाब नहीं देंगे तब तक बैठने नहीं देंगे, तो वो सबसे स्पीड वाली तरीका है। संस्कृत संभाषण शिविर भी होते हैं 7-7 दिन के, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत बढ़िया है। 7 दिन में काफ़ी आप सीख सकते हैं और मुख्य रूप से आपको समझ में आएगा, एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आएगा भाषा का, और साथ साथ में आपको एक आत्मविश्वास होगा और जानकारी होगी कि ये कठिन नहीं है भाषा, कि ये बहुत सरल भाषा है। तो इसलिए ऐसे शिविर में जा सकते हैं। सबसे अच्छा ऐसे आवासीय शिविर जहाँ आपको अपनी मातृभाषा बोलने का अनुमति नहीं होगी, सिर्फ संस्कृत बोलना पड़ेगा, वो सबसे अच्छे होते हैं। वाह, वहाँ जा सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद योगानंद शास्त्री जी। आपने बहुत गहराई से, यानी संस्कृत के प्रति जो आपका स्नेह भाव है वो आपने हमारे दर्शकों को भी उसका भी रसास्वाद कराया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुड मॉर्निंग गुजरात कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद।